हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको वीडियो का इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो आज का जो ये वीडियो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के चैप्टर फर्स्ट का जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सॉल्यूशन आपको समझाएंगे। ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपकी अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक में पेज नंबर 49 पे दिया गया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन अच्छे से समझा देते हैं। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताया गया है कि द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट इज गिवन। एक हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। यह पेमेंट अकाउंट आपको यहाँ बता दिया गया है, जिसमें आपके लिखा हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2015, यानी ये 2013-14 का एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। एक तरफ रिसिप्ट के सारे आइटम दे दिए हैं, दूसरी तरफ पेमेंट के सारे आइटम दे दिए गए हैं। और नीचे अदर इन्फॉर्मेशन में आपको बताया है लाइबिलिटी इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर आर रेंट ₹800, सैलरी ₹1200 एंड एडवर्टाइजमेंट ₹200। एंड पॉइंट नंबर 2 इज ₹2000 ड्यू फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। तो इन दोनों पॉइंट का मतलब हुआ, पहले पॉइंट में आपको बताया गया है कि ये लाइबिलिटी हमारी पे करनी बाकी है, यानी हमने इतना पेमेंट नहीं किया है, हमारा इतना पेमेंट ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। तो ये जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट वाली जो आइटम्स दी गई हैं, मैंने इनको ऊपर टिक कर लिया है, जिसमें आपके एक तो रेंट है, एक सैलरी है और एक एडवर्टीजमेंट है जिसका हमारे पेमेंट ड्यू है। तो रेंट, सैलरी और आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजमेंट, तो सैलरी, रेंट एंड एडवर्टाइजमेंट को मैंने यहाँ टिक कर दिया है। उसी तरह से हमारा एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ₹2000 आना ड्यू है, यानी एक रिसीवेबल है। तो रिसीवेबल होने की वजह से मैंने इनकम साइड में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को भी टिक कर लिया है, जो हमारा आना अभी ड्यू है, जो हमें अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। इसके बाद हमारा एक और पॉइंट दिया हुआ है जिसमें हमें आंसर बताया हुआ है कि इसका आंसर होगा सरप्लस ₹1500, जो हम क्वेश्चन के एंडिंग में चेक करेंगे कि हमारा मैच होता है या नहीं होता है। इसके अलावा मैंने इस पर कुछ और आइटम्स को रॉन्ग किया हुआ है, क्रॉस किया हुआ है। उनमें पहला है बैलेंस बीडी। टू बैलेंस बीडी को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, इसलिए मैंने इसके जो दोनों पॉइंट है, चाहे कैश एट बैंक का हो चाहे कैश इन हैंड का हो, इनको रॉन्ग कर दिया है, क्रॉस कर दिया है कि इसको हमें नहीं दिखाना है। इसी तरह से एक क्रॉस का मार्क मैंने लगाया है इंडोमेंट फंड। इंडोमेंट फंड एक स्पेशल फंड होता है और स्पेशल फंड बैलेंस शीट में जाते हैं, इसलिए इनको भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। अब जैसे इंडोमेंट फंड स्पेशल फंड है, उसी तरह से स्पेशल डोनेशन और स्पेशल लेगेसी भी आता है। जैसे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, यह एक स्पेशल डोनेशन है क्योंकि ये बिल्डिंग के लिए मिला हुआ। लेगेसी फॉर बिल्डिंग एक स्पेशल लेगेसी है क्योंकि ये बिल्डिंग के लिए मिली हुई है। और जैसे कि स्पेशल फंड को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाते हैं, उसी तरह से डोनेशन फॉर बिल्डिंग भी एक स्पेशल डोनेशन है, लेगेसी भी एक स्पेशल लेगेसी है जो लेगेसी फॉर बिल्डिंग के नाम से मिली है। तो इन दोनों को भी हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे। अब बात करते हैं हमारी पेमेंट साइड की। तो पेमेंट साइड की जो हमें आइटम दी हुई है, उसमें पहली आइटम है बाय फर्नीचर। अब फर्नीचर एक एसेट्स है, तो इसके लिए जो भी पेमेंट किया जाता है वो बैलेंस शीट में जाता है, उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट भी एक एसेट्स है, तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो अमाउंट हमें पे की गई है, हमने पे की है, वो एक एसेट्स की अमाउंट मानते हुए बैलेंस शीट में जाएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाई जाएगी। अब बात करते हैं एडवांस फॉर बिल्डिंग की। तो पहली चीज़, बिल्डिंग एक एसेट्स है, तो इसका एडवांस हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाना है। और दूसरी बात, बिल्डिंग के लिए एक स्पेशल फंड बना हुआ है, तो इसका जो पेमेंट हुआ है वो डोनेशन फॉर बिल्डिंग और लेगेसी फॉर बिल्डिंग से मिलने वाले फंड से किया जाएगा, तो इस वजह से भी ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन रिलेटेड आइटम्स की बात। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो इसके सॉल्यूशन के लिए आपको सबसे पहले एक फॉर्मेट बनाना है, जैसा कि मैंने अभी बना दिया है, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है। इस जो फॉर्मेट है उसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा इंस्टीट्यूट का नाम, इन बुक्स ऑफ हरि मोहन चैरिटेबल इंस्टीट्यूट। उसके बाद फॉर द ईयर एंडिंग ऑन मार्च 31, 2015, यानी 31 मार्च 2015 के लिए हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लिया, तो उस ईयर को मेंशन कर लिया और नीचे अकाउंट का नाम लिख दिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद इसकी दो साइड होती है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर यानी सारे खर्चे और अमाउंट आते हैं, और क्रेडिट साइड में सारी इनकम और अमाउंट को लिखा जाता है। तो पहले मैं बात करता हूँ रिसिप्ट साइड की।
रिसिप्ट साइड में टू बैलेंस BD आएगा नहीं। कैश एट हैंड और कैश इन बैंक ये दोनों ओपनिंग बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं डोनेशन के 16,000 रुपीज़। तो डोनेशन के 16,000 रुपीज़ को मैं बाय इनकम के नाम से इनकम साइड में मेंशन कर लूँगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय डोनेशन और यहाँ आपकी अमाउंट आ जाएगी डोनेशन की 16,000 रुपीज़। डोनेशन के बाद हमारी जो नेक्स्ट अमाउंट है वो है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन के रिलेटेड मुझे कुछ नहीं बोला गया है कि इस साल का है, पिछले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है। तो मैं सब्सक्रिप्शन को बिना कुछ सोचे सीधा लिख दूंगा बाय सब्सक्रिप्शन और जो टोटल अमाउंट है उसी को यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा और इस तरह से हमारा सब्सक्रिप्शन आ जाएगा 50,200 रुपीज़। सब्सक्रिप्शन के बाद जो अगली अमाउंट हमारी है वो इंडोमेंट फंड, जो हमें इसमें नहीं दिखाना है क्योंकि स्पेशल फंड है। लेगेसी से रिलेटेड आपको मेन टॉपिक ये याद रखना है कि कुछ राइटर लेगेसी को इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाते हैं और कुछ राइटर लेगेसी को बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बट लेगेसी को NCERT बुकों में दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो जनरल लेगेसी, एक स्पेशल लेगेसी। जनरल लेगेसी को तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाया गया है, लेकिन इसी क्वेश्चन में एक स्पेशल लेगेसी आपको दी गई है, लेगेसी फॉर बिल्डिंग। ये जो लेगेसी फॉर बिल्डिंग है ये स्पेशल लेगेसी है, इसलिए इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाकर बैलेंस शीट में शो किया जाएगा। तो यहाँ NCERT की बुकों को अगर आपके पैटर्न में लिया गया है, आपके सिलेबस में लिया गया है, तो आपको याद रखना है कि अगर लेगेसी जनरल है तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देंगे और लेगेसी अगर स्पेशल है उसके साथ कोई और वर्ड अटैच है तो उसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इस तरह से लेगेसी जो है वो सिंगल लिखा हुआ है, इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिए हुए हैं, तो इसका मतलब मैं इसको जनरल लेगेसी मानूंगा और इसे मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दूंगा 12,000 रुपीज़ के नाम से। लेगेसी के बाद जो हमारी नेक्स्ट आइटम हमें दी गई है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है 3,800 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम यहाँ मेंशन कर लेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के नाम से। अब इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में मैंने टिक किया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अदर इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है, तो इसको मैं सीधा केस के कॉलम में नहीं लिख के पहले सब कॉलम में लिख लूँगा 3,800 रुपीज़ और नीचे इनकम से रिलेटेड मुझे पॉइंट नंबर 2 दिया गया है कि ₹2,000 ड्यू ऑन इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाज नॉट एक्चुअली रिसीव्ड। 2,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मुझे एक्चुअली रिसीव्ड नहीं हुआ है, तो मैं ये जो 2,000 रुपये की अमाउंट है, 2,000 रुपीज़ की अमाउंट है, इसको मैं एक्रूड के नाम से यहाँ प्लस कर लूँगा। तो ये आ जाएगा हमारी आउटस्टैंडिंग या एक्रूड इंटरेस्ट और इसमें आ जाएगा आपके 2,000 रुपीज़ और इस तरह से हमारा जो इंटरेस्ट है वो टोटल हो जाएगा 5,800 रुपीज़। इसके बाद हमारी अगली आइटम हमें दी गई है वो है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और वो है 800 रुपीज़। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट को भी मैं इनकम साइड में मेंशन कर लूँगा। तो इस तरह से हमारा आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और उसमें अमाउंट आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट भी एक अलग इंटरेस्ट होता है, वो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट से अलग होता है, तो इसको भी हमें एक अलग आइटम के रूप में दिखाना है 800 रुपीज़ के रूप में। इसके बाद हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट आइटम सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर से रिलेटेड हमारे पॉइंट हमें दिया गया है जिसमें हमारे लिखा हुआ है अमाउंट ₹500 रुपीज़। तो हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर और इसमें हमारे अमाउंट आ जाएगी सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 500 रुपीज़। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर के बाद अगली दोनों आइटम यानी चाहे आपको डोनेशन फॉर बिल्डिंग चाहे कहो लेगेसी फॉर बिल्डिंग, ये दोनों इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी क्योंकि दोनों एक स्पेशल आइटम है। डोनेशन का है तो वो भी बिल्डिंग के लिए मिला है इसलिए स्पेशल डोनेशन है, लेगेसी का है तो भी वो बिल्डिंग के लिए मिली है तो स्पेशल लेगेसी है। दोनों को बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाएगा। और यहाँ हमारा रिसिप्ट साइड की सारी आइटम हमने लिख ली हैं। तो अब हम बात करते हैं पेमेंट साइड के आइटम्स के बारे में। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की जो पेमेंट साइड हमें दी गई है उसमें हमारे आइटम दी गई है पहला फर्नीचर जिसको मैंने क्रॉस कर रखा है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगा।
रीज़न है क्योंकि ये एक एसेट्स हैं, इसके ऊपर जो भी पेमेंट किया जाता है वो सारा बैलेंस शीट में जाके फर्नीचर में ऐड होता है, इन्वेस्टमेंट भी नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये भी एसेट्स है। एडवांस फॉर बिल्डिंग, हम स्पेशल फंड यानी बिल्डिंग के लिए जो डोनेशन और लेगेसी मिली थी उससे मिलने वाले फंड से अरेंज करेंगे। इसके बाद चैरिटी हमने पे की है यानी हमारा एक तरह से खर्चा है, तो ये चैरिटी के 60,000 रुपीज़ हम पेमेंट साइड में, इनका एक्सपेंडिचर साइड में लिख लेंगे टू चैरिटी के नाम से। तो यह हमारा आ जाएगा टू चैरिटीज़ और यहाँ आ जाएगा आपके 60,000 रुपीज़। इसके बाद चैरिटी के बाद अगली आइटम हमारे दे रखी है सैलरी, तो वो भी हम टू में लिखेंगे, टू सैलरी, और इसमें अमाउंट आ जाएगी आपकी 10,400 रुपीज़। सैलरी के बाद अगली आइटम हमें दी गई है रेंट एंड टैक्सेस 4,000 रुपीज़, तो उसको भी हम टू में मेंशन करेंगे। टू 1 मिनट सैलरी के लिए मैंने यहाँ टिक कर रखा है, तो अगली आइटम लिखने से पहले मैं सैलरी के लिए जो मैंने आइटम टिक किया था उसके अकॉर्डिंग मैं नीचे इन्फॉर्मेशन देख लेता हूँ। तो सैलरी के लिए मुझे नीचे इन्फॉर्मेशन बताई गई है कि सैलरी के 1,200 रुपीज़ का पेमेंट होना ड्यू है, तो पेमेंट ड्यू है इसलिए इसको मैं प्लस करूँगा, तो प्लस में लिख लेंगे हम आउटस्टैंडिंग, यानी हमारा पेमेंट होना ड्यू है। और 10,400 यानी आके वो सब कॉलम में आएंगे 10,400, और यहाँ आउटस्टैंडिंग के रूप में हमारे जो भी पैसे हमारे ड्यू हैं 1,200 रुपीज़ वो नीचे मेंशन कर लेंगे, और इस तरह से हमारा इस साइड का टोटल हो जाएगा 11,600 रुपीज़। सैलरी के बाद नेक्स्ट आइटम जो हमें दी गई है वो है रेंट, और रेंट के रूप में हमें दिए हुए हैं 4,000 रुपीज़, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे टू रेंट। रेंट में हमारे आ जाएगा रेंट एंड टैक्सेस के 4,000 रुपीज़, इस पर भी हमने टिक कर रखा है। तो रेंट एंड टैक्सेस के जो 4,000 रुपीज़ है उनको लिखने के बाद मैं इसमें भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो प्लस कर लूँगा। तो रेंट एंड टैक्सेस का जो हमारे अमाउंट दे रखा है वो 800 रुपीज़ ड्यू है, तो इस 800 रुपीज़ को भी मैं यहाँ नीचे मेंशन कर लूँगा और यहाँ लिख दूँगा आउटस्टैंडिंग या ड्यू। तो हमारी आउटस्टैंडिंग अमाउंट आ जाएगी 800 रुपीज़, और इस तरह से रेंट एंड टैक्सेस की जो टोटल अमाउंट आएगी वो मेरे बन जाएगी 4,800 रुपीज़। रेंट एंड टैक्सेस के बाद जो हमारा अगला आइटम हमें दिया गया है वो है प्रिंटिंग के 1,000 रुपीज़। तो प्रिंटिंग के 1,000 रुपीज़ हम यहाँ नीचे मेंशन कर लेंगे टू प्रिंटिंग के नाम से। प्रिंटिंग के 1,000 रुपीज़ मैंसन हो जाने के बाद आ जाएंगे पोस्टेज के 300 रुपीज़, ये भी टू में आ जाएंगे। पोस्टेज के 200 रुपीज़ लिखने के बाद, सॉरी पोस्टेज के हम मैंने 300 रुपीज़ लिखने थे, मैंने 2,000 मेंशन कर लिया है, तो ये यहाँ पे मैंने इनको करेक्ट कर लिया है, 300 हो गए। तो पोस्टेज के 300 रुपीज़ लिखने के बाद एडवर्टाइजमेंट के हमारे दे रखा है 1,100 रुपीज़, इस पर भी हमारे टिक किया हुआ है। तो पहले लिखूँगा टू एडवर्टाइजमेंट, सब कॉलम में हमारे जो अमाउंट दे रखी है 1,100 रुपीज़, पहले वो मेंशन कर लेंगे, और फिर उसके बाद अलग से हम ऐड कर लेंगे जो भी हमारा ड्यू अमाउंट पड़ा है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में हमारे दिया हुआ है कि एडवर्टाइजमेंट के 200 रुपीज़ अभी ड्यू पड़े हैं, तो इन 200 रुपीज़ को मैं यहाँ प्लस कर लूँगा टू ड्यू के नाम से या आउटस्टैंडिंग के नाम से, जो हो जाएंगे मेरे 200 रुपीज़। तो ये हो गए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के 200 रुपीज़, एडवर्टाइजमेंट के ड्यू हैं, और इस तरह से मेरे एडवर्टाइजमेंट की टोटल आ जाएगी 1,300 रुपीज़। एडवर्टाइजमेंट के बाद हमारे इंश्योरेंस के दे रखा है 4,800 रुपीज़, तो इसको भी मैं टू में लिख लूँगा, टू इंश्योरेंस, और इसमें अमाउंट आ जाएगी 4,800 रुपीज़। इसके बाद बैलेंस शीट, जैसे बैलेंस बीडी हमारी बैलेंस शीट में जाता है उसी तरह से बैलेंस सीडी भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाकर बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, और इस तरह से हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के सारे आइटम्स हमने यहाँ
फिल कर लिए हैं। तो अभी हम बात करते हैं इसके फाइनल सॉल्यूशन की। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फाइनल सॉल्यूशन है उसे करने के लिए पहले मुझे इनकम साइड की टोटल करनी होती है, फिर उसमें से एक्सपेंडिचर साइड की टोटल लेस करनी होती है, और जो अमाउंट बचता है अगर वो इस साइड का ज़्यादा है, यानी क्रेडिट साइड की टोटल डेबिट साइड की टोटल से ज़्यादा है, तो उसे यहाँ टू सरप्लस के नाम से दिखाया जाता है। और यदि डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से ज़्यादा है तो उसे यहाँ बाई डेफिशिएंसी के नाम से दिखाया जाता है। तो नॉर्मली इस क्वेश्चन को देखते ही पता चल रहा है यहाँ 50,000 की अकेली अमाउंट भी कुछ ज़्यादा ही लग रही है, तो इस हिसाब से मेरे डेबिट साइड की टोटल क्रेडिट साइड की टोटल से कम ही आएगी। तो पहले मैं कर देता हूँ हमारे क्रेडिट साइड की टोटल, फिर उसमें से डेबिट साइड की टोटल लेस कर ली जाएगी। तो क्रेडिट साइड में हमारे दे रखा है पहला 16,000 रुपीज़, फिर हमारे दे रखा है 50,200 रुपीज़, फिर हमारे दे रखा है 12,000 रुपीज़, फिर हमारे दे रखा है 5,800 रुपीज़, फिर 800 और लास्ट में 500 रुपीज़ हमारी अमाउंट दे रखी है, जिसकी हमारे टोटल हो रही है 85,300 रुपीज़। तो ये मैंने 85,300 रुपीज़ यहाँ मेंशन कर लिए हैं। इसी टोटल को हम इस साइड में भी लिख लेंगे क्योंकि मुझे पता है यही टोटल ज़्यादा आने वाली है और मेरा जो आंसर है वो सरप्लस 1500 आना चाहिए। तो ये चेक करने के लिए पहले मैं डेबिट साइड की टोटल कर लेता हूँ। डेबिट साइड में हमारे दे रखा है फर्स्ट 60,000, फिर उसके बाद दे रखा है 11,600, फिर हमारे दे रखा है 4,800, फिर हमारे दे रखा है 1,000 रुपीज़, फिर 300 रुपीज़, फिर 1,300 और लास्ट में 4,800 रुपीज़ दे रखा है। और इस तरह से 83,800 टोटल आ रही है जो क्रेडिट साइड की टोटल से कम है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ लिख लूँगा टू सरप्लस लिखा जाएगा क्योंकि डेबिट साइड की टोटल कम आई है और जो अमाउंट है वो फिल कर ली जाएगी बैलेंसिंग फिगर के रूप में, यानी लेस करके। तो 83,800 को मैं 85,300 से लेस करूँगा तो मेरा जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 1,500 रुपीज़, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन था हमारे सॉल्यूशन के रूप में, हमारे मेन आंसर के रूप में। तो इसको नीचे अगर आप चाहें तो एक्सेस ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर भी शो कर सकते हैं। तो इसके लास्ट में लिख लेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और इस तरह से यह आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इस सॉल्यूशन को राइट डाउन कर सकते हैं। और एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है जिस पे मैं इस वीडियो से रिलेटेड और ऐसे ही अदर वीडियो से रिलेटेड नोट्स डालता रहता हूं। तो आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरे उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से भी नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब करके हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो रिलेटेड या चैनल रिलेटेड कोई सजेशन है, कोई डाउट है, कोई कंप्लेन है तो आप मुझे टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, एट एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एट एंड बाय बाय।